हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको टी वाई बैफ का सेम 6 अप्रैल 2025 के FA7 के क्वेश्चन नंबर 4 के ए वाले प्रैक्टिकल सम का सॉल्यूशन बताऊंगी। और इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स और प्रैक्टिकल सम्स के आंसर्स की वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए। और डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसके लिंक भी डाल दिए। आप उस लिंक पर जाके नोट्स रेफर कर सकते हो। ऑल्सो मैंने क्वेश्चन पेपर वाला लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप लोग उस लिंक पे जाके क्वेश्चन पेपर भी रेफर कर सकते हो, FA7 के अप्रैल 2025 के पेपर का। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 4 के ए वाले सम का सॉल्यूशन देखते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वाले मॉड्यूल से आया था, आपको 15 मार्क्स का सम था। इस पे आप लोग जब भी आप लोग इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से सम आता है, तो उसमें आपको बैलेंस शीट ही बनानी रहती है और वर्किंग नोट बताना रहता है। तो अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया है। ट्रायल बैलेंस है। इसमें आप लोगों को जो जो आपको क्रेडिट साइड में जो अमाउंट दिया है, वो उसकी जो एंट्रीज है वो लाइबिलिटीज के अंदर आएगी, बिकॉज लाइबिलिटीज है क्रेडिट बैलेंस। और जो जो एसेट साइड में, जो डेबिट साइड में जो अमाउंट दिया है, उसकी एंट्रीज आपके एसेट साइड के अंदर आएगी, बिकॉज एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस। ये जैसे पेटेंट या ट्रेडमार्क, लैंड, बिल्डिंग, ये सब आपका एसेट साइड आएगा। ये सारी की सारी डेबिट साइड में इसकी अमाउंट की एंट्रीज दी है। और ये आपको एसेट समझ में आ रहा होगा इसमें भी, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स के अंदर। फिर अभी हम लोग को इसमें एडजस्टमेंट दिया है। एडजस्टमेंट हम देखते हैं, दैट इज ड्यूरिंग 2023-2024 रुपीज 50 लाख और 14% प्रेफरेंस शेयर्स वे रीडिंग आउट ऑफ प्रोसेस ऑफ फ्रेश इशू इक्विटी शेयर्स। यानी कि 2023 और 2024 के दौरान 50 लाख ऑफ 14% प्रेफरेंस शेयर्स वे रिडीम्ड। रिडीम मतलब पेड बैक। यानी कंपनी के पास 50 लाख रुपीज, कंपनी 50 लाख रुपीज के प्रेफरेंस शेयर्स थे, 14% प्रेफरेंस शेयर्स थे। और जो कि उसने पे नहीं कर सका क्योंकि उसका इतना पैसा नहीं था। तो उसने क्या किया, आउट ऑफ प्रोसेस ऑफ फ्रेश इक्विटी शेयर्स, यानी कंपनी के वो जो नए इक्विटी शेयर्स थे, फ्रेश यानी कि नए, जो नए इक्विटी शेयर्स थे, उसने उसने बेचा। तो उसको कितना मिला, 50 लाख रुपीस उसने वहां से गेन किया। और उसने 50 लाख रुपीस यहाँ से गेन किया, तो उसने यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स के लिए उसने पेमेंट किया। यानी कि जिससे प्रेफरेंस शेयर्स उसने खरीदा था, उसने उसको 50 लाख रुपीस पे कर दिया। रिडीम यानी कि पेड बैक। कंपनी ने जिससे प्रेफरेंस शेयर्स खरीदा था 50 लाख रुपीस का, उसको 50 लाख रुपीस उसने पे कर दिए, रिडीम कर दिया, यानी पेड बैक किया। बस इतना बोला गया। अभी हम लोग को ये बैलेंस शीट बनानी है। अभी हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं इसकी। बैलेंस शीट ऑफ केपी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लिमिटेड फॉर द ईयर 31 मार्च 2024। इसमें एज पर द फॉर्मेट सबसे पहले एंट्री इक्विटी लाइबिलिटीज आती है। इक्विटी लाइबिलिटीज आती है और एक नोट है, यानी कि आपको नोट्स टू अकाउंट्स में जो जो आपने जो एंट्री जिस नंबर पे ली हो, आपको लिखना है नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, नंबर 1, नंबर 2 इन एक्सेट्रा। और यहाँ पर अमाउंट कॉलम, दैट इज टोटल अमाउंट कितना है, उस पर्टिकुलर एंट्री का टोटल अमाउंट कितना है हम लोग को लेना है। फिर हमें इक्विटी लाइबिलिटीज के अंदर सबसे पहले एंट्री शेयर होल्डर्स फंड आता है। इसके अंदर सबसे पहले हेडिंग शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हम लोग लेंगे। शेयर कैपिटल देखते हैं, नोट टू अकाउंट में उससे नंबर 1 पर है, तो हम लोग पहले नोट्स टू अकाउंट देखते हैं इसका। नोट्स टू अकाउंट सबसे पहले दिए शेयर कैपिटल। उसके अंदर दो शेयर आते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और ये दोनों हम लोग को दी गई। इक्विटी शेयर्स हम लोग को कितना दिए गए, इक्विटी शेयर्स की वैल्यू रुपीज 2 करोड़ 50 लाख दी गई हम लोग ट्रायल बैलेंस में। और यहाँ पर कंपनी ने इसके बारे एडजस्टमेंट भी दिए, दैट इज कंपनी ने जो फ्रेश इक्विटी शेयर्स की, यानी कि कंपनी को जब प्रेफरेंस शेयर्स का जब पेमेंट करना था, तो उसके पास जो नए इक्विटी शेयर्स थे, न्यू इक्विटी शेयर्स, फ्रेश यानी कि नए नए इक्विटी शेयर्स थे, उसने बेच दी उसको। और उसका वैल्यू कितना मिला, रुपीज 50 लाख। यानी कि 50 लाख रुपीज कंपनी को गेन हुआ। यहाँ से उसको 50 लाख रुपीज मिला। इक्विटी शेयर्स बेचने के बाद उसको 50 लाख रुपीज पे में मिला। तो अब यहाँ पर ऐड होगा। और फ्रेश इशू है तो मतलब आपको ऐड करना है। यहाँ पर आपको गेन हो तो आपको ऐड करना रहेगा। यहाँ पर मतलब कंपनी के पास पैसे आए तो आपको ऐड करना है। अभी हम लोग देखते हैं। और इक्विटी शेयर, हर इक्विटी शेयर का वैल्यू रुपीज 10 है। और टोटल वैल्यू 2 करोड़ 50 लाख है। तो अभी हम लोग इसका देखते हैं वर्किंग नोट में सब कैसे लेना है इसका। इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल टू इशूड इन सब्सक्राइब। सबसे पहले इशूड इन सब्सक्राइब हम लोग करेंगे। फिर उसमें अभी ये वाला हम लोग बाद में देखते हैं। ये जो आपका इक्विटी शेयर दिया गया, ये आपका ओल्ड इक्विटी शेयर जो कि कंपनी से ऑलरेडी अवेलेबल है, वो दिया है। और ये जो 50 लाख जो हम लोग को उसमें मिला, बेचने पर, इक्विटी शेयर मिलने पर जो हम लोग है ना, वो नए इक्विटी शेयर पर उसको 50 लाख रुपीज मिला। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर्स, हर इक्विटी शेयर्स की वैल्यू रुपीज 10 थी। और कंपनी ने कितना कितना फिर इक्विटी शेयर्स, नए इक्विटी शेयर जब बेचे तो उसको 50 लाख रुपीज मिले। 50 लाख रुपीज मिले, दैट मीन्स हर एक शेयर्स की वैल्यू रुपीज 10 है। तो 50 लाख डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आप लोग को 5 लाख मिलेगा। 5 लाख इक्विटी शेयर्स थे टोटल नए वाले। और इक्विटी शेयर्स, हर इक्विटी शेयर की वैल्यू रुपीज 10 थी। हर नए इक्विटी शेयर्स की वैल्यू रुपीज 10 थी, तो 5 लाख इंटू 10 की, तो हम लोग 50 लाख रुपीज इसकी वैल्यू मिली। 50 लाख रुपीज की वैल्यू मिली नई इक्विटी शेयर्स की। और हम लोग ट्रायल बैलेंस में इक्विटी शेयर का टोटल अमाउंट दिया गया है, दैट इज 2 करोड़ 50 लाख हम लोग टोटल अमाउंट दिया है इसका। तो टोटल हम लोग इसका नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर
सबसे आउटर कॉलम में सबसे ज़्यादा आउटर कॉलम में इसको लिखेंगे, टोटल अमाउंट हम लोग एज़ इट इज़ लिखेंगे। अभी इसमें यहाँ पर हम लोग को ट्रिक इस्तेमाल करनी है। यहाँ पर आप लोगों को ऐड बोला गया है। आप लोग जिसको यहाँ पर ऐड करो द या ओल्ड इक्विटी शेयर्स और नई इक्विटी शेयर्स आप ऐड करो, उसकी उनकी दोनों की अमाउंट आप ऐड करोगे, जितना आपको टोटल मिलेगा वो आपको आउटर कॉलम में लिखना है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को इक्विटी शेयर की वैल्यू ऑलरेडी ट्रायल बेस में दी गई है, और ये जो हम लोग एडजस्टमेंट दिया गया, एडजस्टमेंट में कहा गया ड्यूरिंग 2020 टू 2024, यानी कि बिटवीन 2020 2024 के। और ट्रायल बैलेंस में जो हम लोग को अमाउंट दिया गया दैट इज 2 करोड़ 50 लाख, ये एंड ये अपने अकाउंटिंग ईयर के एंड पीरियड की है, लास्ट डेट की है, दैट इज 31 मार्च 2024 की है। तो अभी हम लोग को ये एंट्री ले ये वाली अमाउंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग को ये वाली बैलेंस शीट बनानी है इसकी। क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट जिस दिन क्लोज हो रहा है, तो हम लोग को उस दिन वाली बैलेंस शीट बनानी है फाइनल अकाउंट के। तभी हम लोग को ये वाली अमाउंट बाहर लेंगे, ट्रायल बैलेंस वाला अमाउंट दैट इज 2 करोड़ 50 लाख हम लोग बाहर लेंगे इसको। फिर हम लोग ने इसको ऐड किया, यहाँ पर 5 लाख हम लोग को इक्विटी शेयर्स मिला, 50 लाख रुपीज कंपनी को गेन मिल 50 लाख रुपीज कंपनी को गेन हुआ था इक्विटी शेयर्स बेचने पर, और हर शेयर वैल्यू रुपीज 10 थी, तो 5 लाख हम लोग को इक्विटी शेयर्स मिले। 50 लाख डिवाइड बाय 10 हम लोग को 5 लाख इक्विटी शेयर्स मिले, नए इक्विटी शेयर्स। अभी हम लोग को पुराने इक्विटी शेयर्स कैसे निकालने हैं? स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको ट्रिक इस्तेमाल करनी है कि जो आप लोग को ट्रायल में इसका जो आपका अमाउंट है 2 करोड़ 50 लाख आपका अमाउंट, इसको आप ये वाले नए वाले इक्विटी शेयर्स की जितनी वैल्यू है उससे आप माइनस करोगे। दैट इज 2 करोड़ 50 लाख माइनस 50 लाख आप करोगे, तो आपको 2 करोड़ मिलेगा आपको। तो आपकी जो पुराने इक्विटी शेयर्स की वैल्यू 2 करोड़ रहेगी, यानी कि 2 करोड़ 50 लाख आप 50 लाख से माइनस करोगे तो आपका 2 करोड़ मिलेगा। तो 2 करोड़ का आप हर इक्विटी शेयर्स की वैल्यू रुपीज 10 है, तो आप 2 करोड़ डिवाइड बाय 10 करोगे तो आपको 20 लाख मिलेगा। दैट इज आपके ओल्ड इक्विटी शेयर जो कंपनी के पास है वो 20 लाख है। 20 लाख इक्विटी शेयर से कंपनी के पास हर एक शेयर की वैल्यू रुपीज 10 है, वो 2 करोड़ वैल्यू उन लोग को मिल गई आपको। अब आप इन दोनों को ऐड करके देख सकते हैं, 2 करोड़ प्लस 50 लाख इज इक्वल टू 2 करोड़ 50 लाख, और टोटल आपका अमाउंट आ गया, ट्रायल बैलेंस का अमाउंट यहाँ पर आपको आ गया। फिर इससे आपका इक्विटी शेयर कंप्लीट हो गया। फिर अभी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोग देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में इसमें सेम करना है, इसमें कुछ फर्क है खाली, वो इसमें इशू था, इसमें रिडीम्ड है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट ट्रायल बैलेंस में दैट इज 75 लाख दिया गया है, और इसमें एडजस्टमेंट में क्या बोला गया है, कंपनी ने पेड रिडीम किया, यानी कि पेड बैक की। कंपनी ने जब फ्रेश इशू जब बेची, इक्विटी शेयर जब बेची, नई इक्विटी शेयर जब बेची, तो उसको 50 लाख जो मिला, उसने जिससे प्रेफरेंस शेयर खरीदी उसको उसने पे, यानी कि यहाँ पर उसको उसने एक्सपेंस की, उसको यहाँ पर लॉस हुआ, यानी कि रिडीम करना पड़ा है, पेड बैक करना पड़ा है। रिडीम होगा तो माइनस करना है आपको। अभी आप लोग देखते हैं, और हर एक प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू रुपीज 10 दी, 100 दी गई यहाँ पर क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस में, यानी कि हर एक प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू रुपीज 10 है। अभी हम लोग देखते हैं इसमें भी ऐसी करना, इशूड एंड सब्सक्राइब लेस हम लोग ने किए, तो अभी हम लोग को कितना था, 50 लाख प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू हम लोग एडजस्टमेंट दी गई 50 लाख, 50 लाख, और हर एक प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू रुपीज 100 है। तो 50 लाख डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपको 50,000 मिलेगा, यानी कि आप जो आपके नए इक्विटी शेयर जो उसने कंपनी ने जो रिडीम की वो 50,000 की, 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हुए, और जिसमें से 50,000 हर एक शेयर की वैल्यू रुपीज 100 थी। तो 50,000 इंटू 100 करेंगे तो आपको 50 लाख आपको अमाउंट मिला। दैट ये रिडीम्ड आपका अमाउंट है, दैट इज ये गए ना कंपनी के यहाँ से, कंपनी ने को पे बैक करना पड़ा, तो यहाँ पर आपको माइनस करना है। और आपको ट्रायल बैलेंस टोटल अमाउंट कितना दिया प्रेफरेंस शेयर्स का, दैट इज 75 लाख आपको टोटल अमाउंट दिया है। और ट्रायल बैलेंस का अमाउंट आपको आउटर कॉलम में लिखना है, बिकॉज ये जो एडजस्टमेंट आपको जो एंट्री दी गई है, ये बिटवीन द 2020 2024 के बीच ये ट्रांजेक्शन ये सब हुआ है, एंट्रीज हुई है। और हम लोग जब बैलेंस शीट बना रहे हैं 31 मार्च 2024 की बना रहे हैं, एंडिंग लास्ट एकदम लास्ट पीरियड की, एकदम लास्ट डेट की बना रहे हैं अकाउंटिंग पीरियड के। तो अभी हम लोग को ये वाले अमाउंट ट्रायल बैलेंस वाला अमाउंट आउटर कॉलम में लेना है, दैट इज 75 लाख। 75 लाख यहाँ पर हम लोग ने आउटर कॉलम में ली है, और उसमें से 50 लाख हम लोग को यहाँ पर 50 लाख हम लोग ने यहाँ पर रिडीम किए, तो हम लोग ने 50 लाख इसको माइनस किए। अभी हम लोग को ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स कितने थे कंपनी के पास, वो हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग को वो निकालना है। इसमें भी आपको ट्रिक ऐसे इस्तेमाल करनी है कि यहाँ पर आपको ऐड करना है, दैट इज कंपनी के पास इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू 75 लाख है, और उसमें से 50 लाख उसने पे कर दी, तो यानी कि उसने कितने में से कितना पे की, जिसको 75 लाख बचा। तो यहाँ पर आप लोग को 75 लाख प्लस 50 लाख आपको करना रहेगा, तो आपको 1 करोड़ 25 लाख आपको अमाउंट मिलेगा। 1 करोड़ 25 लाख माइनस 50 लाख आप करोगे तो आपको 75 लाख आपको टोटल अमाउंट मिलेगा। और क्या यहाँ पर आपका मतलब ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स की कितने आपके 1,25,000 आपके ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स है, यानी कि आपके 1 करोड़ 25 लाख डिवाइड बाय 100 करोगे तो आप लोग 1,25,000 आपको प्रेफरेंस शेयर्स मिलेंगे, और हर एक शेयर की वैल्यू रुपीज 100, दैट इज 1,25,000 इंटू 100 आप करोगे तो 1 करोड़ 25 लाख आपको ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू मिलेगी। और उसमें से अगर 50 लाख माइनस करोगे जो नई प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू जो कि कंपनी ने रिडीम की पे बैक की, तो उसकी वैल्यू हम लोग को माइनस करोगे तो आपको 75 लाख आपको मिलेगी। 1 करोड़ 25 लाख माइनस 50 लाख इज इक्वल टू 75 लाख आपको वैल्यू मिलेगी। इसमें इन दोनों में आपको यही फर्क है, जो इक्विटी शेयर कैपिटल आपको इशू पे बोला गया,
तो आप लोग को यहाँ पर ऐड करके लिखना है उसके न्यू शेयर्स, और पहले में उसका आपको प्रीवियस ओल्ड शेयर्स आपको निकालने हैं। और अब प्रीवियस ओल्ड शेयर निकालने के लिए आपको यहाँ से माइनस करना रहेगा इसमें। इसमें आपको माइनस करना है। जो ट्रायल बैलेंस के जो अमाउंट दिया जाएगा उसमें, और जो जितना उसमें इश्यूड हुआ है जितना का अमाउंट का, उसको आपको माइनस करना रहेगा। इन दोनों को आपसे माइनस करना पड़ेगा। और जो आपको डिफरेंस मिलेगा वो आपके ओल्ड इक्विटी शेयर्स का अमाउंट रहेगा, टोटल अमाउंट। इसमें आपको यही करना है। इसमें आपको इधर ऐड लिखना है आपको, और इधर से आपको माइनस करना है। तो प्रेफरेंस शेयर्स में उल्टा है। प्रेफरेंस शेयर्स में आपको यहाँ पर लेस करना है। रिडीम बोला गया तो आपको यहाँ पर लेस करना है। कंपनी ने जितने जितना प्रेफरेंस शेयर्स का उसका पे बैक करना बाकी था उसने पे बैक कर दिया। तो यहाँ पे 50 लाख उसने पे बैक किया। और ट्राई में से टोटल अमाउंट कितना दिया, 75 लाख। तो उसने कितने में से कितना 50 लाख पे किया ये आपको बताना है। कितने में से 50 लाख पे किया तो 75 लाख आपको बचा। यानी कि आपको यहाँ पर इन दोनों को ऐड करना रहेगा। यहाँ पर आपको इसमें माइनस करना है इन दोनों के बीच में। यहाँ पर आपको ऐड करना है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में आप ऐड करोगे तो आपको 1 करोड़ 25 लाख आपको अमाउंट मिला। तो 1 करोड़ 25 लाख माइनस 50 लाख करोगे तो आपको 75 लाख आपको अमाउंट मिल गया इसका। अभी आपको इससे शेयर कैपिटल दोनों कंप्लीट हो गया। ऑलवेज रिमेंबर, आपको इक्विटी शेयर कैपिटल अगर ऐसे एडजस्टमेंट दिया जाता है जैसे ये एडजस्टमेंट दिया है, इसमें अगर आपको इशू बोला गया इसमें इक्विटी शेयर्स को, तो इशू है तो आपको ऐड करना है। और इसमें रिडीम बोला गया एडजस्टमेंट में अगर प्रेफरेंस शेयर्स को, तो आपको इसमें माइनस करना है। अंडर नोट्स टू अकाउंट्स के इसमें एंट्रीज के टाइम पर इशूड इशूड बोला गया इक्विटी शेयर तो आपको ऐड करना है। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम बोला गया तो आपको माइनस करना है। और यहाँ पर आप लोगों को जो आप उसको टोटल अमाउंट निकालोगे आउटर कॉलम में, तो आपको इसमें इक्विटी शेयर में आप लोगों को माइनस करना है, और प्रेफरेंस शेयर्स में आपको ऐड करना है। प्रेफरेंस में आपको ऐड करके हम लोग को प्रीवियस प्रेफरेंस शेयर निकालना है। इक्विटी शेयर में हम लोग को ऐड माइनस करके प्रीवियस इक्विटी शेयर हम लोग को निकालना है। दैट इज इट। इससे हम लोग शेयर कैपिटल कंप्लीट हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल भी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग इन दोनों का टोटल निकालते हैं। इन दोनों का टोटल आपको कितना मिलेगा, 3 करोड़ 25 लाख का टोटल मिलेगा। स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, आपको ये दिखाना है वर्किंग नोट में, ऐसा वाला वर्किंग नोट दिखाना है इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर। इस पे आपको मार्क्स रहते हैं। अब डायरेक्टली आप अमाउंट मत लिखना। अगर जब भी आपको ऐसा एडजस्टमेंट दिया रहेगा तो आप लोग इस तरह का वर्किंग नोट दिखाना है, ये पूरा एड माइनस लेस वाला। इस पे आपको मार्क्स है इसलिए। अब इन दोनों को ऐड किया तो आपको 3 करोड़ 25 लाख आपको टोटल मिला है शेयर कैपिटल। तो हम लोगों ने यहाँ पर 3 करोड़ 25 लाख हम लोगों ने शेयर कैपिटल में लिख दिए। फिर नेक्स्ट आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस क्या है, दैट इज नोट नंबर 2 है। और बैलेंस शीट के सॉरी ट्रायल बैलेंस में कौन से रिजर्व सरप्लस दिए गए, 3 रिजर्व सरप्लस दिए, दैट इज कैपिटल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, नेट रेवेन्यू अकाउंट। ये तीनों का अमाउंट दिया गया। हम लोग ने इन तीनों का अमाउंट इसमें वर्किंग नोट के अंदर ऐड किए। वर्किंग नोट के अंदर तीनों का अमाउंट ऐड किया तो हम लोग को रिजर्व सरप्लस का टोटल मिला, दैट इज 1 करोड़ 12 लाख हम लोग को टोटल मिला। तो हम लोग ने यहाँ पर नोट नंबर 2 करके इसका टोटल अमाउंट दैट इज 1 करोड़ 12 लाख लिख दिए। फिर नेक्स्ट आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड सबसे पहले एंट्री आती है। फिर नेक्स्ट उसकी एंट्री आती है नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर ट्रायल बैलेंस में सिर्फ एक ही एंट्री दी है, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर दो चीज आती है, 15% डिबेंचर्स आएगा, 16% टर्म लोन आएगा। ये दोनों लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, इनके दोनों लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए चलते हैं इसलिए। तो इन दोनों का अमाउंट हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर। वर्किंग नोट नंबर 3 है, दैट इज कितना अमाउंट मिला, दैट इज 2 करोड़ हम लोग को मिला। इन दोनों का टोटल अमाउंट जितना ट्रायल में से हम लोग टोटल अमाउंट दिया था उन दोनों का अमाउंट ऐड किया, इसका टोटल हम लोग को 2 करोड़ रुपीज मिला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। ये हम लोग को लाइबिलिटी साइड के अंडर नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर आएगा, इंटर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर नोट नंबर 3 करके, दैट इज 2 करोड़ आया। फिर हम लोग करंट लाइबिलिटीज पर था। आपके नॉन करंट लाइबिलिटीज का तो एक ही था तो एक ही खत्म हो गया वो। अभी करंट लाइबिलिटीज पर सबसे पहले ट्रेड पेपर्स बोला गया। ट्रेड पेपर्स आपको दिया गया है। ट्रेड पेपर्स आके आपके एक ही एंट्री, इसलिए हम लोगों ने वर्किंग नोट में इसको नहीं लिए, कंसीडर किए। ट्रेड पेपर्स की एक ही एंट्री, दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है आपको। सन्ड्री क्रेडिटर्स उसका अमाउंट कितना दिया, 32,62,000। 32,62,000। तो हम लोगों ने इसको यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर इसका अमाउंट लिया 32,60,000। फिर उसी के करंट लाइबिलिटीज के अंदर आ रहा था शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर हम लोग को दिया गया है, हम लोगों ने इसको यहाँ पे वर्किंग नोट के अंदर भी लिए इसलिए। शॉर्ट टर्म बोरोइंग से आपको प्रपोज डिविडेंड आता है। शॉर्ट ऑलवेज मैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग जब भी आपको आएगा तो आपको प्रपोज डिविडेंड आएगा, या तो अदर अदर लॉन्ग, या तो अदर करंट लाइबिलिटीज भी लिख सकते हो, या फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी लिख सकते हो आप। दोनों लिख सकते हो आप ये लोग। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी होते हैं, या फिर दोनों भी लिख सकते हो आप। अदर करंट लाइबिलिटीज या फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर ये लिख सकते हो, ये वाली एंट्री दैट इज प्रपोज डिविडेंड वाली 60,50,000। 60,50,000 आपको इसका मिलेगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग से, दैट इज वर्किंग नोट नंबर 4 आपको मिलेगी 60,50,000। अभी आप लोग इसको ऐसे ही कर रखोगे, इसको सबको टैली करोगे। जो लाइबिलिटीज के इक्विटी लाइबिलिटीज के अंदर जो जो इंटरेस्ट के अंदर जितने जितने अमाउंट्स मिले सबको टैली करोगे तो आपको 7 करोड़ 30 लाख 12,000 आपको टोटल अमाउंट मिला। अंडर इक्विटी लाइबिलिटीज का टोटल अमाउंट आपको 7 करोड़ 30 लाख 12,000 मिला।
इससे आपका लायबिलिटी साइड खत्म हो गया। अभी हम लोग एसेट साइड पर, दैट इज एंट्री नंबर 2, पूरे बैलेंस शीट की सबसे पहले सेकंड एंट्री, दैट इज एसेट्स। तो इसमें सबसे पहली एंट्री, इसके अंदर सबसे पहली एंट्री नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट के अंदर फिक्स्ड एसेट ऐड और फिक्स्ड एसेट के अंदर दो एसेट, दैट इज टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। हम लोग टेंजिबल फिक्स्ड एसेट देखते हैं क्या क्या दिया गया है। वेल, ट्रायल बैलेंस में हम लोग कौन सी दी गई, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मीन्स, मीटर्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑफिस फर्नीचर, ट्रांसफॉर्मर्स, एक पब्लिक लैंप, डेप्रिसिएशन फंड। हम लोग को इतना दिया गया। डेप्रिसिएशन फंड यहाँ पर आपको क्रेडिट क्रेडिट साइड में दिया है, बिकॉज आपको यहाँ पर सारे के सारे एसेट्स को पहले ऐड करना है और फिर इसकी जो टोटल अमाउंट है उसे डेप्रिसिएशन को वैल्यू से उसको माइनस करना है। तो टोटल अमाउंट को डेप्रिसिएशन वैल्यू से आपको माइनस करना रहेगा। अब यहाँ पर आपको बोला गया एड लैंड, इसमें क्या, इसमें एडजस्टमेंट एडिशन ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 1,10,25,000 एडिशन ड्यूरिंग द ईयर बोला, दैट इज आप लोग का वैल्यू अप्रिशिएट हुई। यहाँ पर लैंड की टोटल वैल्यू कितनी हम लोग को नहीं पता, लेकिन जो एडिशन की लैंड की सबसे टोटल वैल्यू हम लोग को दी गई है ट्रायल बैलेंस के अंदर अंडर डेबिट साइड, दैट इज 62,25,000 हम लोग को बोला गया। और यहाँ पे बता गया हम लोग एडिशन ड्यूरिंग द ईयर उसको एडिशन हुआ है। और ये हम लोग कब कब बोलेंगे, 31 मार्च 2024 के सबसे लैंड की सबसे टोटल वैल्यू 62,25,000 है। और ड्यूरिंग द ईयर उसके बीच में हम लोग को ऐड हुआ है। जैसे हम लोगों ने इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोगों ने की देखे थे, इसमें भी ऐसी हुआ है, डेट इज 10,25,000 बीच में ऐड हुआ है इसमें। तो अब फिर उसकी टोटल वैल्यू 62,25,000 है। तो हम लोग इन दोनों को पहले इन लोगों दोनों को माइनस करेंगे। 62,25,000 मैंने यहाँ पर वर्किंग नोट में भी किया है, बताती हूँ आपको मैं। दैट इज हाँ, लैंड एड अप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन एडिशन ड्यूरिंग द ईयर की वैल्यू दी गई, दैट इज 10,25,000 हम लोग को दी गई थी। और उसके ट्राई में से टोटल अमाउंट इसका 62,25,000 टोटल अमाउंट है। तो अभी हम लोग इन दोनों को माइनस करेंगे, दोनों को, इससे हम दोनों को माइनस करेंगे तो हम लोग कितना मिलेगा, 52 लाख। यानी कि लैंड की जो वैल्यू है 52 लाख थी, और जो जिसमें ड्यूरिंग द ईयर जितना उसने ऐड किया, उसने कितना ऐड किया, 10,25,000 ऐड किया। तो उसको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, 62,25,000। ये आप लोग चाहो तो ये एडजस्टमेंट आप दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते, डायरेक्टली अमाउंट भी लिख सकते हो आप चाहो तो। बस मैंने आपके फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने आप लोगों को ये एडजस्टमेंट दिखाया है। फिर बिल्डिंग में भी आपको ऐसे करना है। बिल्डिंग में आपको दिया गया है, दैट इज बिल्डिंग की वैल्यू है 1,75,67,000 की टोटल वैल्यू है। उसमें भी एडिशन किया ड्यूरिंग द, दैट इज 25,40,000 का इसने एडिशन किया है। यानी कि इसमें भी आपको अप्रिसिएशन हुआ है। अभी हम लोग देखते हैं एडजस्टमेंट इसका भी कितना अप्रिशिएट हुआ है। इसके लैंड बिल्डिंग की वैल्यू टोटल वैल्यू 1,75,67,000 है। और ड्यूरिंग द उसने कितना एडिशन किया, दैट इज 25,40,000 को एडिशन किया है। तो आप इन दोनों को माइनस करोगे ताकि आपको पता चलेगा कि लैंड जब बिल्डिंग जब हुई थी खरीदे तब उसकी शुरू में उसकी वैल्यू कितनी थी। शुरू में उसकी वैल्यू कितनी थी, तो दौरान उसने इतना है कि उसने इतना ऐड किया ताकि इसके टोटल वैल्यू उसकी 1,75,60,000 मिल गई। जब हम लोग इन दोनों को माइनस करेंगे, 1,75,60,000 माइनस 25,40,000 हम लोग माइनस करें तो हम लोग को 1,50,27,000 हम लोग को मिलेगा बिल्डिंग की शुरू वाली वैल्यू। और अब इन दोनों को ऐड करोगे तो आप लोग को 1,75,60,000 आपको टोटल मिलेगा। ट्रायल बैलेंस वाली अमाउंट आपको यहाँ पे मिलेगी। फिर अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी एसेट्स है। प्लांट एंड मशीनरी हम लोग को दी गई है, इस पे हम लोग कुछ एडजस्टमेंट डायरेक्टली लिखना है। मेंस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको हम लोग डायरेक्टली लिखना है। मीटर्स पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसको हम लोग डायरेक्टली लिखना है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं दी, इसको डायरेक्टली लिखना है। ऑफिस फर्नीचर के भी अमाउंट हम लोग ले लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है कौन सा, ऑफिस फर्नीचर का ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर का भी अमाउंट डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे। फिर नेक्स्ट आता है पब्लिक लैंप्स के भी अमाउंट डायरेक्टली हम लोग लिख लेंगे। अभी हम लोग सबको लेते हैं डेप्रिसिएशन फंड, एंड डेप्रिसिएशन फंड बटा डेप्रिसिएशन किस पर, फिक्स एसेट पर ही लगता है, टेंजिबल फिक्स एसेट पर लगता है, तो हम लोग इसको माइनस करेंगे सबसे एंड में। अभी हम लोग यहाँ पर वर्किंग नोट में देखते हैं। वर्किंग नोट में क्या दिया गया, ये सारे के सारी वैल्यू को हम लोगों ने टोटल कर दिए सारी। लैंड, बिल्डिंग में, प्लांट एंड मशीनरी, मीन्स, मीटर्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑफिस फर्नीचर, ट्रांसफॉर्मर, पब्लिक लैंप्स, इन सारे के जो वैल्यू आई, अब लोग ने उसके लेस डेप्रिसिएशन किए। डेप्रिसिएशन वैल्यू कितनी, दैट इज 1,29,08,000 टोटल वैल्यू दी गई डेप्रिसिएशन की। जो सारी की सारी फ्रॉम लैंड टू पब्लिक लैंप्स की जितनी वैल्यू है उसको हम लोग ने 1,29,08,000 से हम लोगों ने माइनस किया, तो हम लोग को 5,49,80,000 हम लोग को टोटल मिला। टेंजिबल फिक्स एसेट का हम लोग को टोटल इतना मिला। अभी हम लोग इसका इससे हम लोग टेंजिबल फिक्स एसेट हम लोग का हो गया, दैट इज वर्किंग नोट नंबर 5 था। 5,49,80,000 हम लोग को टोटल मिला टेंजिबल फिक्स एसेट का। फिर इंटेंजिबल एसेट देखते हैं। इंटेंजिबल एसेट में आप लोगों को एक ही खाली एसेट दिया है, इसलिए हम लोगों ने वर्किंग नोट के अंदर उसको ऐड नहीं किया। अगर आप लोग चाहो तो ऐड भी कर सकते हो, उसके अंदर एक ही एसेट दिया गया, दैट इज पेटेंट से ट्रेडमार्क से वाला दिया है, उसका अमाउंट कितना दिया, 12,52,000 उसका अमाउंट दिया गया। तो हम लोगों ने वही अमाउंट डायरेक्टली यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर एंटर किया।
दैट इज 12,50,000 डायरेक्टली लिखे। फिर आता है इंडेक्स, दैट इज उसी के अंदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर सेकंड वाली एंट्री, दैट इज नॉन करंट अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स यहाँ पर क्या दिया गया है ट्रायल बैलेंस में, दैट इज हाँ कंटिन्यूसी रिजर्व इन्वेस्टमेंट। कंटिन्यूसी रिजर्व इन्वेस्टमेंट कम्स अंडर अदर नॉन करंट एसेट्स। उसकी अमाउंट कितनी, दैट इज 60,05,000 उसकी अमाउंट दी गई है। अगर आप लोग चाहो तो वर्किंग नोट में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, मैंने लिखा है यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 6 का अदर नॉन करंट एसेट दैट इज कंटिन्यूस रिजर्व इन्वेस्टमेंट, किसका कितना अमाउंट है 60,05,000। 60,05,000 तो हम लोग ने अदर नॉन करंट एसेट्स करके नो स्टॉक में सिक्स नंबर डाल के उसका अमाउंट लिख दिए थे। 60,05,000 हम लोग ने उसका अमाउंट लिख लिया। फिर नेक्स्ट आता है एसेट्स के अंदर सेकंड वाली एंट्री करंट एसेट्स आती है। इसके अंदर हम लोग तीन दिए थे, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसको हम लोगों ने वर्किंग नोट में नहीं ली, इससे सारी की सारी एंट्री एक ही है और डायरेक्टली हम लोगों ने डाल दी इस जगह पर। तो देखते हैं अभी इन्वेंट्रीज क्या है। सबसे पहले इन्वेंट्रीज दिया है। इन्वेंट्रीज नथिंग बट द स्टॉक इन हैंड। जब भी इन्वेंट्रीज आती है तो आपको पता होगा स्टॉक रहता है, तो स्टॉक इन हैंड इतना यहाँ पे दिया है। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स, वहां पे लाइबिलिटीज के अंदर ट्रेड पेपर्स था तो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स था। अब यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कि सन्ड्री डेटर्स है। ये सन्ड्री डेटर्स आपका ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर आएगा। इसका भी हम लोगों ने अमाउंट, इन्वेंट्रीज का भी अमाउंट ले लिया, ट्रेड रिसीवेबल्स का भी अमाउंट ले लिए। नाउ रिमेनिंग इज कैश एंड बैंक। हाँ कैश एंड बैंक बचा। कैश बैंक कम्स अंडर कैश एंड बैंक इक्विवेलेंट्स अंडर एसेट साइड। कैश एंड बैंक हम लोग ने ले लिया, इसका भी अमाउंट ले लिया, दैट इज ये तीनों का अमाउंट ले लिया, दैट इज इन्वेंट्रीज का, ट्रेड रिसीवेबल्स का, कैश एंड बैंक इक्विवेलेंट्स का, दैट इज इन्वेंट्रीज सॉरी स्टॉक इन हैंड, सन्ड्री डेटर्स एंड कैश एंड बैंक। तीनों का अमाउंट हम लोग ने ले लिया अंडर करंट एसेट्स ऑफ एसेट साइड। तीनों का अमाउंट हमने ले ली, बस इससे आप लोगों का एसेट साइड का भी सारी एंट्रीज खत्म हो गई। अभी हम लोग इसको टैली करेंगे। एसेट्स की जितनी भी एंट्रीज के अंदर जितने भी अमाउंट सबको हम लोग टैली करेंगे। तो आप जब सबको टैली करोगे सारे फिक्स एसेट को भी, करंट एसेट्स को, फिक्स को, अदर नॉन करंट एसेट्स को भी, करंट एसेट्स को भी टैली करोगे तो आप लोगों को 7,30,12,000 आपको इसका टोटल अमाउंट मिलेगा। इससे आपकी लाइबिलिटी साइड का भी और एसेट साइड का भी टैली हो गया। प्रॉपर सही अमाउंट मिला, बराबर आपको अमाउंट मिला, सेम अमाउंट मिला। इसका मतलब आप लोगों का आंसर सही है। पूरा वर्किंग नोट्स भी और बैलेंस शीट आपकी सही है। और आप इसको फिर पूरे मार्क्स आप लोगों को मिल भी सकते हैं, मिलने से आपकी टैली भी सही हुआ तो। इससे आपको लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का ये वाला सम भी कंप्लीट मैंने करा दिया। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 के बी वाले सम का सॉल्यूशन बताऊंगी। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।